हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे चैप्टर का नाम है जर्नल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे हम जर्नल एंट्री कैसे करनी है ये सीखेंगे। और जर्नल एंट्री एक बार आप बराबर करना सीख गए तो फाइनल अकाउंट सॉल्व करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इस टॉपिक पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ओके। क्योंकि अकाउंटिंग के जो 3 रूल है वो उसका यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, वो रूल यूज़ करके ही हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि वाउचर क्या होता है, उसके बाद में चेक क्या होता है, चेक के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद में जीएसटी क्या है, अलग अलग जीएसटी रेट्स क्या है, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड करने को बोलते हैं बुक कीपिंग। लेकिन वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ एविडेंस लगता है, कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वाउचर। वो वाउचर कैसे बनता है, तो उस वाउचर पे वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका पूरा डिटेल्स लिखा होता है। मतलब वो ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हुआ, वो किसके अगेंस्ट हुआ, मतलब कौन से बिल के अगेंस्ट हुआ, पेमेंट किसको गया, कौन से बैंक से गया या फिर कैश से गया, वो जो वाउचर है वो किसने अप्रूव किया, किसने साइन किया, किसने ऑथोराइज किया, किसने बनाया, वो सब डिटेल्स वो वाउचर पे लिखा होता है। तो वो वाउचर एक एविडेंस के लीगल प्रूफ होता है किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे समझो कि हमने कहा एक दुकान से कंप्यूटर खरीद लिया, तो वो जो दुकानदार होगा वो हमें कैश मेमो देगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया तो वो हमें कैश मेमो देगा। तो वो जो कैश मेमो होता है वो एविडेंस होता है कि हमने वहाँ से इतने इतने रुपए में वो कंप्यूटर वो दुकान से ख़रीदा है। जब आप अकाउंटेंट को बोलेंगे ये ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए, तो सबसे पहले वो प्रूफ मांगेगा, तो आपको ये कैश मेमो दिखाना पड़ेगा, तभी वो अकाउंटेंट वो एंट्री अकाउंट्स में करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन का बेस होता है ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, उसके बिना कोई भी एंट्री होती नहीं है। इट इज़ अ लीगल एविडेंस दैट सर्टेन सम ऑफ मनी हैज़ बीन पेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और पार्टी। वाउचर के 2 टाइप है, एक तो है इंटरनल वाउचर और दूसरा है एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर ये वो होता है जो कंपनी में बनाया जाता है, कंपनी खुद बनाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल वाउचर। इंटरनल वाउचर मतलब क्या होता है कि समझो कंपनी ने किसी को पेमेंट किया, तो उस पेमेंट का कुछ, तो उसके एविडेंस के लिए वाउचर बनाया जाता है और उस पर जिसको भी पेमेंट किया उसकी साइन ली जाती है। जहाँ पे रिसिप्ट मिलती नहीं है, सामने वाली पार्टी रिसिप्ट नहीं दे सकती, वहाँ पे ऐसे वाउचर का यूज़ किया जाता है। जैसे टैक्सी फेयर दिया या फिर ऑटो फेयर दिया, तो वहाँ पे रिसिप्ट नहीं मिल सकती, तो ऐसे वाउचर बना लिया जाता है और जिसको पेमेंट किया है उसकी साइन ली जाती है। और एक्सटर्नल वाउचर वो होते हैं जो कंपनी को बाहर से मिलते हैं। जैसे समझो कि कंपनी ने कहीं से मटेरियल ख़रीदा है या तो वहाँ से उनको परचेज़ का इन्वॉइस मिलेगा, तो वो एक्सटर्नल इन्वॉइस हो गया। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड किया तो उसकी जो रिसिप्ट मिलती है। उसके बाद डेबिट नोट, मतलब मटेरियल कभी रिटर्न आता है तो उसकी जो डेबिट नोट मिलती है। तो ये जो सब डॉक्यूमेंट्स है जो आउटसाइड एजेंसी, मतलब आपका अपनी जो भी कंपनी है उस कंपनी से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो भी मटेरियल ले रहा है या जो जहाँ से भी हम मटेरियल ले रहे हैं, कंपनी मटेरियल ले रही है, तो वहाँ से जो टैक्स इनवॉइस और रिसिप्ट है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर्स। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। कंपनी ने जिस भी बाहर के कंपनियों से ट्रांजेक्शन्स किया है, उनसे परचेज़ किया, उनको सेल किया, तो वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। जैसे टैक्स इनवॉइस हुआ, रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, परचेस ऑफ गुड्स और स्टेशनरी उसका बिल हुआ, डेबिट नोट हुआ, क्रेडिट नोट हुआ, कैश मेमो हुआ, तो ये जो बाहर से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। Journal voucher. Journal voucher is a basic original voucher on the basis of which the transaction should be journalized in the journal book. जर्नल बुक में एंट्री करने के लिए जर्नल वाउचर का यूज़ होता है और वो ओरिजिनल और बेसिक वाउचर होता है, उसके बेसिस पे ही जर्नल बुक में एंट्री होती है। जर्नल वाउचर में सबसे पहले आता है नेम ऑफ द फर्म, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके आगे ट्रांजैक्शन नंबर, उसके आगे डेट, नीचे के लाइन में नेम ऑफ डेबिट अकाउंट, उसके नीचे के लाइन में नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट। यहाँ पे जो भी अकाउंट डेबिट हुआ है या और जो भी अकाउंट क्रेडिट हुआ है उनका नाम आता है। उसके नीचे पर्टिकुलर्स, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके डिटेल्स यहाँ पे आते हैं।
वहाँ पे लिखने होते हैं उस बॉक्स में, और उसके बाद के बॉक्स में अमाउंट, मतलब वहाँ पे जो भी अमाउंट है उस ट्रांजेक्शन का वो लिखना रहता है। और उसके नीचे के लाइन में अमाउंट इन वर्ड्स में अमाउंट लिखते हैं। उसके बाद जिसने वो वाउचर अप्रूव किया उसका नाम, जिसने ऑथोराइज़ किया उसका नाम आता है, और लास्ट में साइन आता है। इस तरह से जर्नल वाउचर बनता है। नेक्स्ट है कैश वाउचर। द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट इट्स कॉल्ड कैश वाउचर। कोई भी कैश पेमेंट किसी को भी होता है या कहाँ से भी पेमेंट आता है, उसका जो एविडेंस होता है उसको बोलते हैं कैश वाउचर। कैश वाउचर के बेसिस पे ही कैश बुक में एंट्री होती है। कैश वाउचर में सबसे ऊपर कंपनी का नाम रहता है, उसके नीचे वाउचर का जो भी नंबर है वो लिखना रहता है, उसके बाद डेट, उसके नीचे जीएसटी नंबर, उसके नीचे पे टू, जिसको पेड करना है वो नीचे ऑन अकाउंट ऑफ, उसके नीचे डेबिट अमाउंट, उसके नीचे टोटल अमाउंट कितनी है वो वर्ड्स में लिखनी रहती है, उसके बाद नीचे अमाउंट इन फिगर्स लिखनी रहती है, और सबसे लास्ट में प्रीपेड बाय किसने बनाया, उसके साइड में पास बाय किसने पास किया वो वाउचर, और सबसे लास्ट में किसको वो अमाउंट रिसीव हुआ है उसकी साइन लेनी रहती है। ऐसे बनता है कैश वाउचर। आगे है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मटेरियल के डिटेल्स होते हैं। मतलब कोई भी कंपनी किसी कंपनी को मटेरियल भेजती है या सामने वाली कंपनी अपनी कंपनी को मटेरियल भेजती है, तो वो जो डिटेल्स रहते हैं टैक्स, तो उस मटेरियल के, मतलब वो मटेरियल कितना है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका HSN नंबर क्या है, उसका टैक्स क्या है, कितना है, उसके बाद में अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो वो, तो बैंक के डिटेल्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, कितने दिन में पेमेंट मिलना चाहिए, तो वो सब जो डिटेल्स होते हैं वो टैक्स इनवॉइस में लिखे होते हैं। जो मटेरियल ख़रीदता है उसके लिए वो परचेस इनवॉइस होता है, और जो मटेरियल बेचता है उसके लिए वो सेल्स इनवॉइस होता है। मतलब समझो कि मैंने सामने वाले कंपनी को 4 कंप्यूटर बेचे हैं, तो मैं सेल इनवॉइस दूंगी, तो वो सेल इनवॉइस सामने वाले पार्टी के लिए वो परचेस इनवॉइस रहेगा। तो इसे कहते हैं टैक्स इनवॉइस। Tax invoice is sent by the seller to the buyer when goods are supplied by him. नेक्स्ट है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो भी टैक्स इनवॉइस की तरह ही होता है, बट यहाँ पे मोटिव अलग होता है। द क्रेडिट मेमो इज स्टेटमेंट गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर विच सर्टेन अमाउंट बिकम्स ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से कुछ अमाउंट लेनी है, उसका जो स्टेटमेंट होता है, इसके लिए उसे बोलते हैं क्रेडिट मेमो। बाकी वो टैक्स इनवॉइस की तरह ही होता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट। अभी क्या होता है, ज़्यादा तो बिजनेस क्रेडिट पे होता है और पेमेंट बाद में दिया जाता है। पहले क्रेडिट पे मटेरियल दिया जाता है और पेमेंट बाद में दिया जाता है। तो होता क्या है, जब पेमेंट होता है तो वो पेमेंट मुझे मिला है उसकी एक्नॉलेजमेंट कुछ देनी ज़रूरी होती है। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं। और उस रिसिप्ट में क्या क्या मेंशन होता है, वो रिसिप्ट में उस पार्टी का नाम मेंशन होता है, रिसिप्ट का नंबर मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है, जीएसटी नंबर, किससे पेमेंट मिला है, कितना मिला है, एनईएफटी, आरटीजीएस, कैश कैसे मिला है, उनके डिटेल्स लिखे होते हैं, बिल नंबर लिखा होता है, अमाउंट लिखी होती है, और वहाँ पे वो कंपनी का स्टैम्प रहता है। उसके बाद जिसने वो रिसीव किया उसकी सिग्नेचर ली जाती है। ऐसे होती है रिसिप्ट। नेक्स्ट है चेक। A check is an order issued by the account holder to his banker to pay on demand a stated sum of money to or to the order of specified person or to the bearer. चेक मतलब क्या है, तो चेक इज ऑर्डर। चेक एक ऐसी ऑर्डर है जो अकाउंट होल्डर बैंक को देता है कि बाबा इतनी अमाउंट ये पर्सन को दे दो, उसके अकाउंट में जमा कर दो, या फिर उसको काउंटर पे दे दो, या फिर उसके बैंक में जमा कर दो। ये जो प्रिंटेड चेकबुक होता है वो बैंक ही देती है अकाउंट होल्डर को। पार्टीज टू चेक। द ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर। मतलब जो भी पेमेंट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। द ड्रॉवी मतलब जो भी बैंक का वो चेक होता है, जो भी बैंक से वो चेक देता है वो बैंक होती है ड्रॉई। और द पे जिसको भी वो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं पे। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ चेक। चेक में क्या क्या होता है। फर्स्ट है नेम ऑफ द बैंक एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच। वो जो भी बैंक का चेक है उस बैंक का नेम और एड्रेस रहता है। उसके बाद वो जो चेक है वो किस डेट को बैंक में डालना है वो इशूइंग डेट रहती है। नेम ऑफ द पेई जिसको भी वो दिया है, जिसको भी वो पेमेंट किया है उसका नाम रहता है। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स और वर्ड्स में अमाउंट रहती है। उसके बाद अकाउंट होल्डर की सिग्नेचर रहती है। उसके बाद चेक नंबर, MICR नंबर, जो बैंक का MICR नंबर होता है वो, IFSC कोड होता है वो रहता है।
और अकाउंट नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो रहता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चेक। पहला है बेरर चेक। ये चेक समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि समझो राम और श्याम, ये दो फ्रेंड्स हैं। राम को 1 लाख रुपए देना है, तो श्याम ने क्या किया कि 1 लाख रुपए का चेक बनाया जो बेरर चेक है और राम को भेज दिया, लेकिन वो रास्ते में कहीं खो गया। तो वो जो चेक है वो किसी थर्ड पर्सन को मिल गया, तो उसने वो चेक बैंक में जाके इनकैश किया। बैंक ने भी उसे दे दिया क्योंकि वो बेरर चेक था। बेरर चेक मतलब ये होता है कि वो जो चेक है वो जिसके हाथ में है वही उसका मालिक हो जाता है, वही वो पेमेंट ले सकता है। Any person who holds the check and physically present at the counter and signs the same in front of the banker can get the amount of check. ये होता है bearer check. Any person who can get payment of the check at the counter of the bank is called a bearer check. नेक्स्ट है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है कि अभी देखो, जैसे श्याम ने जो राम को पेमेंट भेजा वो मिला नहीं क्योंकि वो बेरर चेक था, वो खो गया। तो अभी क्या किया श्याम ने कि ऑर्डर चेक दिया। ऑर्डर चेक में क्या होता है, जो बेरर है ना वो काटा जाता है, और क्या होता है जो पेई जो होता है वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका नाम लिखते हैं, तो वहाँ पे उसको ही पेमेंट मिलेगा, चाहे वो कैश में ले या फिर उसके बैंक में जमा करे, लेकिन वो जो अमाउंट है वो उसी पर्सन को मिलेगा जिसका नाम उस चेक पे लिखा है। नेक्स्ट होता है क्रॉस चेक। अभी क्रॉस चेक कैसे होता है कि बेरर चेक में वो जो पेमेंट है वो आप कैश भी कर सकते हो। ऑर्डर चेक में कैसा होता है कि वो जो चेक आपको मिला है, मुझे 2 लाख रुपए का चेक जो राम को मिला, वो उसको कैश भी कर सकता है या फिर अपने अकाउंट में भी जमा करता है। लेकिन क्रॉस चेक जो होता है वो सेफ इंटरेस्ट के लिए अभी एक रूल है कि क्रॉस चेक जो होता है वो बस बैंक में ही जमा किया जाता है। क्रॉस चेक मतलब चेक के लेफ्ट कॉर्नर में 2 पैरेलल लाइन दिए जाते हैं, इसका मतलब होता है वो क्रॉस चेक है। वो चेक बस जिस भी पेई को दिया है उसके अकाउंट में ही जमा होगा, इसे बोलते हैं क्रॉस चेक। नेक्स्ट है क्रॉस अकाउंट पेई चेक। क्रॉस चेक और क्रॉस अकाउंट पेई चेक सेम ही होता है, बट इसमें इतना डिफरेंस होता है कि जो चेक के लेफ्ट कॉर्नर में जो 2 लाइन दिए हुए होते हैं वहाँ पे अकाउंट पेई लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि समझो राम को श्याम ने जो चेक दिया है वो चेक राम को अपने फादर को देना है, वो पेमेंट करना है, तो वो उस चेक के पीछे पे टू और अपने फादर का नाम लिख के उनके फादर को दे सकता है। लेकिन अकाउंट पे चेक में क्या होता है कि वो जो चेक है वो बस राम के ही अकाउंट पे जमा हो सकता है, उसके ही बैंक अकाउंट में जमा होकर राम को ही पैसा मिल सकता है, वो किसी को ट्रांसफ़र वो चेक नहीं कर सकता है। क्रॉस चेक में ऐसे नहीं होता, क्रॉस चेक वो अपने फादर के अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले कैसे वैट रहता था, सेल्स टैक्स रहता था, अलग से सर्विस टैक्स रहता है, ऑक्ट्रा अलग से रहते थे, सेंट्रल टैक्स अलग से रहता था। तो अभी क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी स्टार्ट हुआ। ये डेट आपको याद रखनी है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टार्ट हुआ। उसके अंडर सारे मतलब जो भी जितने भी टैक्स है वो जीएसटी के अंडर ही आएंगे। कोई भी टैक्स अलग से चार्ज नहीं होगा, कोई भी टैक्स अलग से मेंशन नहीं होगा, वो सारे टैक्स जीएसटी करके ही मेंशन करने होंगे। इन द टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स देयर इज़ HSN नंबर, और HSN नंबर भी एक होता है, उसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। वाइल इन सर्विस इनवॉइस देयर इज़ SSC, सर्विस के लिए SSC नंबर होता है, उसका फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। जीएसटी रेट्स के भी अलग अलग टाइप्स है। पहला तो है 0%, उसके बाद 5%, 12%, 18% एंड 28%। अभी 0% में आता है इसेंशियल, मतलब जो हम लोग ग्रॉसरी लाते हैं ना, कुछ ग्रेन्स वगैरह लाते हैं, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, मट्टी के पॉट्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो उस पर 0% है। उसके बाद सर्विस में आता है चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ रोड एंड ब्रिज,
पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, ये जो सर्विस में आता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस, ये जो सब होता है वो उसमें 0% GST होती है, मतलब कुछ भी GST नहीं पेड करनी पड़ती। उसके बाद 5% में आता है कॉमनली यूज आइटम, मतलब LPG का सिलेंडर जो आप यूज़ करते हैं, उसके बाद चाय, कॉफ़ी, तेल, मध, हनी, या फिर फ्रोज़न वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट, ये सब आता है 5% में। और सर्विस में रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी सर्विस, इनको 5% GST लगता है। उसके बाद 12% में आता है कंज्यूमर गुड्स, मतलब बटर, ड्राई फ्रूट्स, जैम, घी, जेली, सॉस, पिकल, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, ये जो आता है उस पर 12% वैट GST लगता है। और सर्विस में है प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये सब जो सर्विसेज है उन पर 12% GST लगता है। 18% में क्या होता है, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, CCTV, इनको 18% GST लगता है। मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है उनको 18% ही GST लगता है। सर्विसेज में क्या आता है, कुरियर सर्विस आया, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन हुआ, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस, इन शेयर ट्रेडिंग, ये सब होता है उनको 18%, ये जो सर्विसेज है उन पर 18% GST लगता है। बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं उनको 18% GST लगता है। उसके बाद 28% जो भी लग्जरियस आइटम होते हैं ना, जो भी लग्जरियस सर्विसेज होते हैं उनको 28% होता है। जैसे गुड्स में आता है मोटरसाइकिल एंड स्पेयर पार्ट, लग्जरी कार, पान मसाला, वॉक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सब होते हैं, उनको 28% GST लगता है। और सर्विस में 5 स्टार होटल जो रहता है वहाँ पे 28% रहता है GST। अम्यूजमेंट पार्क रहते हैं, वाटर पार्क, थीम पार्क, कसिनो, रेस कोर्स, IPL गेम, एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास, वो सब जो होते हैं उनको 28%, मतलब जो भी बड़े लोग, मतलब जो बड़े लोग यूज़ करते हैं ना जो भी सर्विसेज वगैरह, तो उन पर 28% GST लगती है। ये जो GST के रेट्स है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो GST जो रेट गवर्नमेंट, द रेट्स एंड टाइप्स ऑफ GST आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करता है, तो वो चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल, डीजल, ये सब GST के अंडर नहीं आते। GST को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मतलब समझो अगर 18% GST है तो 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो लिखते वक्त ऐसे लिखना है CGST और SGST, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी टैक्स होता है वो हमें आधा आधा करना है, 50-50% दोनों में डिवाइड करना है। 18% है तो CGST 9% जाता है और SGST 9% जाता है। 12% हुआ तो 6% SGST, 6% CGST होता है। 28% हुआ तो 14% CGST और 14% SGST। परचेज पे जो GST लगती है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST होती है। और जब हम कुछ मटेरियल सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, तो उस पर जो लगते हैं वहाँ पे आउटपुट CGST लिखते हैं और आउटपुट SGST लिखते हैं।